ओके, बायो इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आई ऑल्सो फील द सेम निकिता जी। कितने लोग हैं आपके बैच में? जो आपका बैच बनाया हुआ है उसमें कितने लोग हैं? बताइए जी, कुछ तो बोलिए। अच्छी चल रही है मैम, बट स्कूल अच्छे से पढ़ाई नहीं होती। कोई बात नहीं कृष्णा जी, इसीलिए तो हम यहाँ पे है ना, आपको अच्छे से पढ़ाई करवाने के लिए। जो मर्जी, जितने मर्जी डाउट्स पूछने हैं पूछिए आराम से। अरे कोई तो बता दो, तुम्हारे ग्रुप में कितने लोग हैं, कोई बता ही नहीं रहे। 190 स्टूडेंट्स हैं, तो बाकी सारे कहाँ भाग गए भाई? उनको भी बुला के लाओ। या उनका मतलब तुम्हारे बैच के हैं तो मतलब इस वाले बैच में तो बाढ़ आनी चाहिए थी। या वो दूसरे मैथ्स पढ़ने गए हैं इस टाइम पे और फिर ओपन बैच में आएंगे। कुछ पता है किसी को? अच्छा, आपस में आप लोग एक दूसरे को जानते हो, मतलब थोड़ा बहुत, जैसे किसी का स्कूल सेम हो या कुछ? हाँ वही मैंने भी कहा निकिता जी, या मैथ्स में हो सकते हैं। क्यों, तुम लोग जानते हैं एक दूसरे को? कृष्णा, आप कितने लोग को जानते हो इन 190 में से? ओके। सृष्टि आप भी जानते हैं? ओके जी, ओके जी। 1-2 मिनट का एक्चुअली हमें थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा बच्चों, बिकॉज कभी कभी होता है ना कि कुछ बच्चों में लिंक वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे लास्ट बैच हमारा जो स्टार्ट हुआ था, अभी जो 4 बजे वाली क्लास थी, वो 4:30 पे क्लास स्टार्ट हुई है। तो इसीलिए 1-2 मिनट का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 7 लोगों को जानते हो बस? ओके, ओके। बुलाओ यार अपने साथियों को। more than 10? तो तुम्हारे दोस्त कहाँ गए हैं? खुशी, वो सारे के सारे हैं अभी यहाँ पे, या उनको जाके बुला के लाओ? मैम हमारे स्टूडेंट, क्लास के स्टूडेंट, उनको भैया समझाओ, कौन सी बुद्धि के हैं कि क्या बोलते हैं, उनको ओपन बैच में पढ़ना है। उनसे बोलो ओपन बैच में ना बच्चों की बाढ़ होती है, मतलब कि 150+ स्टूडेंट्स होते हैं, तो तुम्हारे डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे ये भी तो सोचो। एक लास्ट मिनट का वेट, और उसके बाद हमारी क्लास जो है ये जो है चल पड़ेगी, ठीक है? तब तक आप बताएं, आप लोग को अगर कुछ भी कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो मुझसे। चैप्टर तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तुम्हारे सबके एग्जाम्स आने वाले हैं। क्यों, चैप्टर पढ़ा है ये वाला सेकंड चैप्टर, या नहीं छोड़ दिया इसको? ये तो मतलब बहुत इजी तो नहीं है, बट हाँ ठीक ठीक है। कृष्णा, आज मैं कोशिश करूंगी जितना ज्यादा मैं करवा सकती हूँ। मैं सोच रही हूँ बस एक प्लांटे और एनुअल वाला जो है वो तुम लोग को, क्योंकि थोड़ा सा इजी होगा। और फिर प्लांटे और एनिमल में इसलिए भी छोड़ने की सोच रही हूँ, बिकॉज जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपको पता है वो इंडिविजुअल प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है, तो शायद उसमें कवर हो जाए। उसके अलावा अभी जितना पढ़ेंगे वो मैं तुम्हें उसकी बस 2 मिनट में समरी बता रही हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ना है। चलिए जी, 3 से 4 मिनट का वेट आई गेस बहुत होता है किसी का वेट करने के लिए। तो अब हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। और नेक्स्ट टाइम के लिए देखो, जितने भी बच्चे हैं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बता दीजिएगा बच्चे। आप कृष्णा, बायोलॉजी इज फुल ऑफ डायग्राम्स। एक्चुअली जितने डायग्राम्स तुम बना सकते हो ना, तुम उतने डायग्राम्स बनाओ। फ्लो चार्ट बनाओ, थ्योरी बनाओ, ये क्या मतलब, थ्योरी को मत लिखो सॉरी, पॉइंट्स बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है? तो उतना ही तुम्हारा प्रॉफिट होगा। अच्छा, एक लास्ट मिनट का हम वेट करते हैं, तब तक मैं तुम लोग का क्या कर देती हूँ, वेलकम कर देती हूँ अपनी क्लास में, ठीक है? All of you are warmly welcome to the session second class of Avanti Fellows, ठीक है? फ्रॉम, अच्छा मेरा नाम याद है तुम लोग को? नाम क्या है मेरा? मैं मैसेजेस का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे भी वही स्क्रीन चली जो तुम्हारे पे है। अंजलि शर्मा, क्या बात है निकिता, थैंक यू सो मच बच्चे। एटलीस्ट किसी को तो मेरा नाम याद है। चलो, तो माय नेम इज
अंजलि शर्मा, ठीक है। और आज आपको पता है हम लोग कौन से चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं? थैंक यू कृष्णा, अंजलि मैम। चलो, आज हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन, जो कि कौन सा है, हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आपको पिछली बार भी जैसे मैंने बताया था, वही क्लास का स्टाइल मेरा हमेशा ही रहेगा कि हम लोग जो भी चीजें आज के क्लास में करने वाले हैं उसकी पहले 2-3 स्लाइड्स में मैं तुम्हें बता दूंगी एक शॉर्ट में समरी। तो सबसे पहली बात ये कि तुम्हें जो, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये, जैसे मैंने तुम्हें आज ही बता दिया कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा किसका होगा, प्लांट या एनिमल किंगडम में से कोई एक होगा। तो वैसे ही मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में एक हिंट दे दिया था कि हम लोग कौन सा नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है उसी से लिंक्ड है। तो ये है जी हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने किसको दिया, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे सबको हमने क्या कर दिया कि उन सबका हमने क्या कर दिया, नामकरण कर दिया। और नामकरण के साथ साथ उनको पर्टिकुलर कैटेगरीज में भी डाल दिया। अच्छा, बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। मैं अभी तुम लोग के मैसेजेस देख रही हूँ, जितने बच्चे ये लेट थोड़ा सा ज्वाइन हो पाए हैं, क्या वो मुझे रीजन बताएंगे कि आपका लिंक नहीं चल रहा था या नेट स्लो था या क्या हो गया था जिस वजह से आप लोग लेट हो गए बच्चे? क्योंकि मुझे पता है अगर आप लोग यहाँ पे आए हो तो इसका मतलब है सिंसियर तो हो, पढ़ना चाहते हो, बट लेट क्यों हो गए, थोड़ा सा मुझे बताओगे, एक थोड़ा सा आइडिया दे दोगे, सो दैट मैं क्लास को अगर हो सके तुम लोग के लिए 2-3 मिनट का वेट कर लूं। कोई तो बता दो। सम पीपल्स वीडियो मैम ज्वाइन नहीं हो रहा था इसलिए। ओके जी, वही मैं सोचूं श्वेता जी आप लेट कैसे हो गई। चलिए कोई बात नहीं, ज्वाइन नहीं हो रहा था, अब हो गया। अब पता है बच्चे क्या किया करो, मैम हमें कुछ काम था। कुसुम जी, आप ना एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट की लाइफ में पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए जी, अच्छा पापा का काम था फिर तो इंपॉर्टेंट है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, टेक माय वर्ड्स बैक। अगर पापा का काम था तो फिर करना बनता है। चलिए जी, कोई बात नहीं जी, अब आप आ गए हैं, अब हम लोग शांति से बैठ के पढ़ेंगे। थोड़े टाइम के लिए मैसेज बॉक्स को कर देंगे बंद, कोई भी मैसेज नहीं खेलेगा, ठीक है। चलिए जी, बट नेक्स्ट टाइम के लिए क्या किया करिए ना कि कोई भी काम हुआ करे उसे 6:15 से पहले करके रख लो, ठीक है, ताकि तुम लोग 6:15 पे ही क्लास में लॉग इन हो जाओ। क्योंकि मैं ना 6:15 पे शार्प आ जाती हूँ, बट मैं देख रही होती हूँ कि कितने लोग हैं तब मैं ज्वाइन करूँ। अगर स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी ना तो मैं ज्वाइन कर लूंगी और पहले से भी पढ़ा दूंगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब हम स्टार्ट कर देते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने क्या किया था बच्चों, लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या बोलते हैं, बहुत सारे क्लासेस में बांट दिया था। क्या, किस बेसिस पे, उनके कैरेक्टर्स को स्टडी करने के बाद। और ये जो शुभ काम थे वो हमारे किसने किए, साइंटिस्ट ने किए। सबसे पहली बार जो क्लासिफाई करने का आइडिया आया था वो आया था एरिस्टोटल को। अब उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया वो आज के हम चैप्टर में पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। फिर आए थे लीनियस जी, जिनका नाम है कार्लस लीनियस, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान दिया था आपके सब्जेक्ट इसमें, बायोलॉजी में। चलिए जी, उसके बाद आए थे R.H. विटेकर जी, जिनका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिस्टम हमारा आज भी सबसे, जिसे कहते हैं, एक्सेप्टेड वाला सिस्टम है, ठीक है। उन्होंने पूरे के पूरे किंगडम्स को क्या कर दिया। अच्छा, साथ साथ में ना आप मुझे मैसेजेस करते जाओगे ताकि मैं आप लोग को देखते जाऊंगी तुम लोग क्लास में हो या सो तो नहीं गए आधे से ज्यादा बच्चे। तो मैं जो क्वेश्चन पूछती जाऊंगी आप उसका आंसर फटाफट लिखते जाएंगे, बट ज्यादा डिले मत करिएगा, फटाफट से आंसर लिखिएगा, ठीक है। R.H. विटेकर ने कितने कितने क्लासिफिकेशन, कितने पार्ट्स में बांट दिया था ऑर्गेनिजम्स को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, बिल्कुल सही, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमली। मोनेरा जो बच्चे हमारी क्लास थी ना वो सबसे ही प्रिमिटिव क्लास थी। सबसे प्रिमिटिव मतलब, प्रिमिटिव का मतलब होता है बच्चा जी प्राचीन, जो सबसे पुरानी हो, ठीक है, सबसे पुरानी क्लास थी। जैसे कि अगर आप ये देख सकते हो, मैंने लास्ट क्लास में बनाया था इसलिए तुम लोग के लिए बचा के रख लिया कि आप पहले देखते थे, पहले जमाने में हमारा इस तरीके के टेलीफोन होते थे जिसमें हम ये उंगली डाल के टर्न टर्न करके घुमाते थे, राइट। तो देखो, कोई भी चीज जो पहले आई है वो लाइफ का क्या कर रही है, अगर हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। लाइफ का क्या कर सकती है, इनिशिएशन कर सकती है। इनिशिएशन का मतलब होता है बच्चे, शुरुआत कर सकती है, क्या कर सकती है, शुरुआत कर सकती है किसी भी चीज की। बट हम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो सबसे टॉप मोस्ट वाली हो, जैसे कि हमारे आजकल के स्मार्टफोन्स होते हैं, राइट। तो उसी तरीके से मोनेरा जो है हमारे प्लांट्स, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सबसे प्रिमिटिव है, और एनिमल्स जो है वो सबसे एडवांस है। आप सबने इसके नाम बताई दिए तो इसका मतलब है आप सबके सारे के सारे के गुणी बच्चे हो। अब देखिए जी, मोनेरा को हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, मतलब पूरे के पूरे। अच्छा, मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कोई बताएगा मुझे? मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? बिल्कुल सही निकिता जी, बहुत ही स्पीड है आपकी, इंटरनेट की स्पीड बड़ी अच्छी है। चलिए जी, मोनेरा में सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं, जैसे कि बाकी सारे बच्चे, श्वेता, कुलसुम, शाजिद जी, ये सब मुझे आंसर दे पा रहे हैं कि मोनेरा में क्या आते हैं बच्चे, हमारे आरसी बैक्टीरिया, मतलब कि सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं।
अब बैक्टीरिया को हम लोग ना दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। पहला पार्ट बच्चे हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि इसमें ना सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं। बिल्कुल सही बात अभी किसी बच्चे ने कही है, मैं नाम नहीं देख पाई हूँ उसका, कि उनके फंक्शंस के बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई कर दिया आर्ची बैक्टीरिया, मिथानोजेंस और यू बैक्टीरिया। अब ये क्या क्या है हम लोग क्लास में आगे पढ़ेंगे। दूसरा हमने जो क्लासिफिकेशन किया बच्चों को किया उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि वो फोटो और सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक्स हैं या हिटोट्रॉपिक्स हैं। बच्चे देखो अब तुम लोग हो गए हो बड़े, हर एक की चीज की ना मैं फुल फॉर्म नहीं लिख के भेजूंगी, तुमको पता होना चाहिए कि मैम का लिखने का मतलब क्या है। अगर मैंने यहाँ पे पी और ए लिखा है और मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैंने यहाँ मोनेरा लिख दिया, प्रोटिस्टा लिख दिया, फंजाई लिख दिया, तो ये पी एंड ए क्या होंगे हमारे, जल्दी से बताओ क्या होगा हमारा पी और ए। 5 में से मैंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई लिख दिया, तो पी एंड ए का मतलब क्या हुआ। बिल्कुल सही, खुशी राणा जी ने बिल्कुल सही कहा, प्लांटे और एनिमलिक किंगडम्स है हमारी। ठीक है, चलिए जी, हमने क्या किया, इनको फंक्शंस के बेसिस पे इन 3 फर्दर क्लासेस में डिवाइड कर दिया। फिर आ जाता है बच्चा हमारा नेक्स्ट क्लास, वो है क्या, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को हम लोग कितने पार्ट्स में पढ़ते हैं, ये 4 पार्ट्स में। क्राइसोफाइट्स, बिल्कुल सही कृष्णा जी, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स और स्लाइम मोल्ड्स। अच्छा कोई मुझे बताएगा इन पांचों में से, 5 तो नहीं मतलब प्लांट्स और एनिमल का, इन तीनों में से प्लांट और एनिमल किंगडम का लिंक कौन से वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन सी किंगडम है जो प्लांट और एनिमल का लिंक है, फटाफट से बताइए कौन सी ऐसी किंगडम है जो प्लांटे और एनिमल किंगडम का लिंक है। नहीं पता ये आंसर, सच में किसी को नहीं पता। कृष्णा जी बिल्कुल भी नहीं, चलो आपने एफर्ट्स डाले वो ठीक है, बट तीनों ने आंसर गलत दिए हैं कृष्णा, निकिता और साजिद। साजिद चलिए जी, नहीं पता है तो मैं आपको यही बता देती हूँ, कोई बात नहीं। ये जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा क्या एक जो इंपॉर्टेंट मेंबर है यूग्लिनॉइड्स, नहीं जी तनिष्का जी, प्रोटोजोआ नहीं है, यूग्लिनॉइड्स है। यूग्लिनॉइड्स जो है वो हमारे प्लांट्स और एनिमल का लिंक है। लिंक का मतलब होता है बच्चे कि उसमें जो कैरेक्टर हैं यूग्लिनॉइड्स में, ई फॉर यूग्लिनॉइड्स, उसमें जो कैरेक्टर है वो प्लांट का भी कुछ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और एनिमल्स का भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ना मिक्सचर कह सकते हो आप एक तरीके से। चलिए जी, प्रोटिस्टा को हम लोग आगे 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स और पढ़ेंगे स्लाइम माउस आज की इस क्लास में। और मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूंगी फंजाई के बारे में और उनकी 4 क्लासेस जो कि फाइकोमाइसिटीज हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और साथ साथ ड्यूट्रोमाइसिटीज हैं। प्लांटे और एनिमल में जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी नेक्स्ट जो 2 यूनिट्स है वो प्लांटे और एनिमल किंगडम ही है, तो उनके बारे में हम वहां से नॉलेज गेन कर लेंगे, अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है। ठीक है, मैं जो तुम्हें यहाँ पे पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे ना अगर डिस्टर्ब ज्यादा नहीं करेगा, तुम लोग फटाफट से आंसर देते रहोगे ना, तो क्या होगा, क्लास बहुत स्मूथ रन करेगी, फटाफट से हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि तुम लोग आए भी टाइम पे ही हो और हमारी क्लास 6:35 पे लगभग स्टार्ट हो चुकी थी। तो सेल्यूलर जो तुम्हारे पढ़ा हुआ था, हमने सबसे पहले हम जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तुम्हें पढ़ाया था, तो उसमें मैंने तुम्हें बताया कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे क्या है, सेल्यूलर है। ये हमने उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा था। बट हमारे बाद में नोटिस किया कि बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि असेल्युलर हैं, जिनमें कोई सेल वेल नहीं है, और वो कौन कौन से हैं हमारे, वायरसेस, वायराइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, हमारा शो पहला चलाते हैं। हम लोगों ने क्या अभी जस्ट पढ़ा कि हमने क्या किया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या, कि हमने ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग कर दी है, किस बेसिस पे भाई, उनकी सिमिलैरिटीज के, डिससिमिलैरिटीज की। फाइलोजेनेटिक का मतलब बताओ फटाफट क्या होता है, और उनकी फाइलोजेनेटिक डिसेंट्स के बेसिस पे क्या कर दिया उन्हें, हमने सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि बहुत सारे अटेम्प्ट मारे गए थे क्लासिफिकेशन के लिए, बट उसमें जो है एरिस्टोटल जो है सबसे पहले थे जिन्होंने पूरा का पूरा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको स्टडी किया और उनको क्लासिफाई किया। बट इन्होंने सिर्फ 2 कैटेगरीज करी, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स में उन्होंने देखा जो उनको क्या बोलते हैं, उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे और स्पेशली उनकी हाइट के बेसिस पे उन्होंने हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में कन्वर्ट कर क्लासिफाई कर दिया। और एनिमल्स को उन्होंने क्लासिफाई करा इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अच्छा कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको फाइलोजेनेटिक का मतलब पता है, नो तनिष्का, कोई और बच्चा जिसे फाइलोजेनेटिक का मतलब पता है, वो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होगा मेरी क्लास का। बिल्कुल सही काजल जी, बिल्कुल सही, राम सागर जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। काजल और राम सागर जी आज के हमारे विनर्स हुए। ठीक है, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है एवोल्यूशन, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले बताया
कि क्या हुआ बच्चा, यहाँ पे हमारे जो स्टार्टिंग के टेलीफोन थे ऐसे वाले थे, फिर थोड़े टाइम बाद कैसे ये फोन आ गए हमारे, वो भी कैसे कीपैड वाले फोन आ गए, छोटी सी डिस्प्ले और उसमें ये 9 बटन वाले कीपैड, सबके पेरेंट्स के पास रहे होंगे। और हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स। तो ये क्या हो रहा है, ये इनका एवोल्यूशन हो रहा है। आप सबने वो बंदर वाला डायग्राम देखा होगा कि पहले वो इंसान जो था वो बंदर था, उसकी एक मस्त सी पूंछ होती थी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो क्या हुआ, वो थोड़ा सा अपने अपने चारों पैर पे चलते थे वो, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो 2 पैर पे चलने लगे और 2 को यूज करने लगे अपने वेरियस काम करने के लिए, बट पूंछ उनकी अभी भी थी। थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि वो उनकी जो पूंछ थी वो थोड़े से और सीधे हो गए, बट उनकी बॉडी में हेयर्स थे, वो 2 पैर पे चल रहे थे, उनके 2 हाथ भी थे, और उनकी पूंछ जो गायब हो गई। और फिर आए हम, ठीक है, कि उनका प्रॉपर तरीके से बॉडी में हेयर्स का काउंट बहुत कम हो गया, साथ में उनकी पूंछ भी गायब हो गई, और हम 2 पैर से प्रॉपर चलते हैं और 2 हाथों का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए जी, इसे हम कहते हैं एवोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए क्या कहानी आती है। एरिस्टोटल वाला मैंने आपको क्या बोलते हैं कहानी बता दी कि एरिस्टोटल सबसे पहले थे जिन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करा था प्लांट्स और एनिमल्स में। फिर बच्चे आ जाते हैं हमारे कौन से, कार्लस लिनेस। इन्होंने, मैंने आपको क्या बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो है कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था साइंस वर्ड को, बट उसके साथ साथ इन्होंने क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारा काम किया था। इनका जो बेसिक काम था ना वो नॉमेनक्लेचर पे था, जो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, प्लांट्स और एनिमल्स में सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया था। बट जब R.H. विटेकर जी आए ना, तब उन्होंने देखा कि ये क्या बोलते हैं, सिर्फ दो पार्ट्स का खेल नहीं है। इन पूरे ऑर्गेनिजम्स को हमें 5 किंगडम्स में क्लासिफाई करना पड़ेगा। उनके कौन से कैरेक्टर्स के बेसिस पे, सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, वो किस तरीके से खाना खाते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि किस तरीके से खाना खाते हैं, फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशन, जैसे कि अभी काजल जी और रामसागर जी ने बताया कि एवोल्यूशन उनका कहाँ से, मतलब उनकी उत्पत्ति कहाँ से है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए, ठीक है। और उसके अलावा उनका इस टाइम पे कौन सा रोल है, इन्वायरमेंट में कौन सा रोल है, ठीक है। फिर आए हम आपको ये तो अभी आप सबने मुझे बता दिया कि R.H. विटेकर जी ने कितने पार्ट में इनको डिवाइड किया, 5 किंगडम में, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई और हमारा क्या, एनिमेलिया। चलिए जी, अब यहाँ पे आ जाइए फिर फटाफट से। तुम लोगों ने देख लिया होगा इसलिए मैं तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगी कि प्रोक्रियोट्स का मतलब होता है बच्चे जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पहले आए, और कैरियन का वर्ड जो है हमारा एक ग्रीक वर्ड है कैरियन जिसे हम कहते हैं। और कैरियन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा कैरियन का मतलब, फटाफट से बताओ कैरियन का मतलब क्या होता है। और उसी तरीके से यूकैरियोट्स हमारे होते हैं। यू मतलब होता है बच्चा ट्रू, ठीक है, और प्रो मतलब होता है जो पहले आया। और कैरियन का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सही पलक जी एंड राम सागर जी, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। चलो, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, बिल्कुल सही। रूबी एंड खुशी, आपने भी बिल्कुल सही आंसर दिया कि क्या कैरियन मतलब न्यूक्लियस, वो ऑर्गेनिज्म जो पहले आए। तो आप सबने, मुझे पता है प्रोक्रियोट्स और यूकैरियोट्स सबने पढ़े होंगे, राइट, है ना। तो प्रोक्रियोट्स के सेल्स में आपने देखा होगा कि उनका जो क्रोमोसोम होता है ना, मतलब स्टार्टिंग में तो हम क्रोमोसोम नहीं कह सकते, उसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। तो जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो बीच में ऐसे करके पड़ा रहता है ना। जो उनके सेल होते हैं बेसिकली, जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे करके, सॉरी न्यूक्लियस इनके में नहीं होता है, इसलिए जो क्रोमेटिन फाइबर है कहाँ, बीच में पड़े रहते हैं। बट बाकी जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है उनकी कहानी क्या है कि उनके पास एक स्पेशल न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर उनका जो क्रोमेटिन फाइबर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए जी, तो इसी बेसिस पे हम कह देते हैं कि जो प्रोमोनेरा है वो ही सिर्फ हमारा प्रोक्रियोटिक है, जिसमें कि हमारा ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, बाकी सारी क्लासेस में हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर बच्चे आ जाती है बात सेल वॉल की। तो सेल वॉल क्या है, अच्छा पॉलीसेक्राइड क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, फटाफट से कोई भी बच्चा तो बता दे। क्या बात है, नाम नहीं देख पाई तुम्हारा, बट फॉर्म्स ऑफ शुगर। शुगर को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, नो, नॉन, बिल्कुल नहीं। स्टार्च जो है वो एक टाइप है शुगर का। शुगर को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, नहीं 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 यार, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया। थोड़ा सा टाइम ले लो, बट सही आंसर दो, मैं वेट कर रही हूँ, बहुत ध्यान से देख रही हूँ ना। गलत आंसर, चलो जी कोई बात नहीं, पढ़ लो यहाँ पे। शुगर को हम लोग साइंस की लैंग्वेज में बच्चे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। अरे यार मैम, ये तो हमें पता था, ठीक है ना। क्या है, शुगर को हम लोग साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स को बच्चा हम लोग 3 क्या बोलते हैं क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी हैं, मोनोसेकेराइड्स, ये आपने वर्ड सुने हैं सबने, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। जल्दी से एक बार यस और नो में आंसर दो, सबने सुने हैं, देखा, और तो आंसर क्यों नहीं बता रहे थे। हाँ जी, चलिए, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ये जो वर्ड है ना बच्चे, सेकेराइड
एक ग्रीक का वर्ड है, आपको पता है आधे से ज्यादा साइंस की चीजें हमारी क्या ग्रीक से लिखी हैं। तो एक वर्ड है सैकरिन, उसी का मतलब होता है शुगर। तो ये ग्रीक का वर्ड है, वहीं से लिया है। जो मोनोसेक्राइड्स है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ग्लूकोज, यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो कैसी हैं, सिंगल यूनिट्स हैं। कैसी हैं, सिंगल यूनिट्स हैं। किसकी, शुगर की। एक सिंगल यूनिट की मतलब कैसे, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6 है ना। राइबोस, राइबोस भी हमारी एक टाइप की शुगर है। फिर आ जाता है बच्चे डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड का मतलब होता है जब दो मोनोमर यूनिट्स की मिलते हैं, मतलब कि जब दो यूनिट्स मिलती हैं तब बनता है हमारा डाइसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड का बात होता है कि जब हमारी मल्टीपल यूनिट्स बनती हैं, या फिर इन शॉर्ट कह लो मोर देन 2। और जो आप बच्चे स्टार्च वगैरह का नाम लेते हो, स्टार्च जो है पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है, और डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है हमारा सुक्रोज। चलिए जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको पता चल गया कि मोनेरा की जो सेल वॉल बनी है वो किसकी बनी है, पॉलीसेक्राइड्स की बनी है, और साथ ही साथ बनी है अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स क्या है, ये जो न्यूक्लिक एसिड वगैरह है, जब हम डीएनए वाला चैप्टर पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए, उस टाइम पे मैं आपको और ब्रीफली पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए जी, प्रोटिस्ट, अब इनमें देख लीजिए, प्रोटिस्टा में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इनकी जो स्पेशलिटी है ना कि इनके पास जो सेल वॉल है सब में अलग अलग टाइप की है। हर जितने इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें उनके पर्टिकुलर काइंड की सेल वॉल प्रेजेंट है। फंजाई की तो बच्चा जी स्पेशलिटी ही यही है कि उनके में अगर सेल वॉल काइटिन की बनी है, अगर जैसे मतलब जब हम जब लोग ना लैब में आइसोलेट करते हैं, मतलब जब, या फिर कह लो कि जब लैब में उसको देखते हैं तो क्या करते हैं, काइटिन बेटा ये भी एक फॉर्म ऑफ शुगर ही है, ठीक है, ये भी हमारा पॉलीसेक्राइड्स में ही आता है, ठीक है। चलिए जी, ये क्या होता है, ये आपकी जब हम देखते हैं ना, आइडेंटिफाई करते हैं, जब उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होगी तो वैसे ही पता चल जाता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है हमारा वो फंजाई है। प्लांट्स में आपको पता है सेलुलोज की है, और एनिमल्स का तो कैरेक्टर ही यही है कि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए जी, अब ऑर्गन की कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कैसी चल रही है, तो आपको पता है मोनेरा क्या है हमारा, प्रिमिटिव है या एडवांस है, कौन बताएगा, मोनेरा प्रिमिटिव है या एडवांस, फटाफट से बताओ। प्रिमिटिव, ठीक है, मोनेरा क्या है, थैंक यू निकिता जी, मोनेरा हमारा है प्रिमिटिव, तो उसके जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो भी प्रिमिटिव वाले ही होंगे, बिल्कुल सही कुलसुम जी, रूबी जी एंड आर भरद्वाज जी। तो मोनेरा क्या है हमारा, यूनिसेलुलर है, मतलब कि एक सिंगल सेल में पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ऑर्गेनिज्म खत्म। उसी तरीके से प्रोटिस्टा भी है, बट बाकी सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे मल्टीसेलुलर हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लो क्या है, मोनेरा का जो बच्चे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, कीमोसिंथेटिक, मतलब कि वो केमिकल्स को एब्जॉर्ब करके भी अपना खाना बना लेते हैं, और साथ साथ ये ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और हीटोट्रोपिक भी होते हैं। देख लो, एडवांस होने के बावजूद इनके पास तीनों कैरेक्टर प्रेजेंट है, बट सॉरी प्रिमिटिव होने के बाद भी इनके पास क्या तीनों टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल है। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या कीमोसिंथेटिक वाला पार्ट जो है वो हट गया। ये कैसे हो गया, ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं या हीटोट्रोपिक। फंजाई तो और भी महान, फंजाई क्या है, ये भी हीटोट्रोपिक है। और ये जो हमारे करता धरता है वो कौन है, हमारे ऑटोट्रोपिक है, दैट मीन्स कि हमारे प्लांटे हैं। फिर आ जाता है बच्चा पार्ट क्या, एनिमेलिया का, और एनिमेलिया हमें पता है कि उसमें आते हैं हम, और हम तो प्रॉपर तरीके से डिपेंडेंट हैं किसमें, एनिमल्स में। और उसके अलावा जो दूसरा फीचर है वो है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली इनगल्फ कर ले, या जिसे कहते हैं कंप्लीटली खा जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम होलोजोइक। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये उसके एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना झलक है कौन से प्लांट्स कैसे होते हैं, फंजाई कैसे दिखती है, एनिमल्स कैसे होते हैं, प्रोटिस्टा और मोनेरा कैसा होता है। सबसे पहला जो पार्ट आएगा बच्चे हमारा, वो आएगा हमारा मोनेरा का। अब तुम लोग क्या हो, मैंने तुमसे अभी कहा कि तुम लोग हो गए हो बड़े, तो चीजों को कैसे लिखना स्टार्ट करना है, पॉइंट्स में, फ्लो चार्ट बना के, डायग्राम से और एग्जाम्पल से। ये बात प्लीज मेरी ना जैसे कहते हैं ना गांठ बांध के रख लो, कि अगर तुमने जब अपने आप को सिलेक्ट किया ही है कि क्या, बिल्कुल सही नेहा जी, कि कहीं भी कभी भी कोई भी आंसर लिखो ना तो पॉइंट्स में लिखो। तो एग्जामिनर के पास ना कोई वही नहीं है कि वो देखेगा कि इसने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए, बात खत्म, इससे ज्यादा क्या लिखे, बच्चा चाहता हूँ मैं बच्चे से, वो आपको फुल मार्क्स देके जाएगा। बट अगर तुम किसी भी पॉइंट को लेके घसीटे जा रहे हो तो वो तुम्हें मतलब इरिटेट हो जाएगा, और उस पर तो तुम्हारा ना मार्क्स कम देगा तुम्हें। तो क्या है, अपना आपको अपना टाइम जो है एग्जाम में सेव करो। कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना कि स्टार्टिंग की कॉपी तो बड़ी सजा सजा के लिख रही है, और लास्ट में उनकी कैसे चल रही है, फिर एग्जामिनर को खुद कोड और डिकोड करना पड़ता है कि बच्चे ने लिखा क्या है, ठीक है। तो क्या करो, अपना जो स्पीड है वो एकदम कांस्टेंट रखो, सो दैट क्या है, तो इसके लिए क्या तरीका है कि अपने चीजों को कम शब्दों में एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर डेवलप करो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है कि बच्चे आप पॉइंट्स में लिखना स्टार्ट करो, चीजों को फ्लो चार्ट के हेल्प से एक्सप्लेन करना शुरू करो, और साथ ही साथ क्या करो, एग्जाम्पल्स लिखना स्टार्ट करो। और अब तुम क्या हो ना बच्चे, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो डायग्राम्स बनाना शुरू करो। जित कम से कम दिन में 5 डायग्राम विथ लेबलिंग
बनाया ही करो विथ लेबलिंग। आई एम सेइंग कि लेबलिंग के साथ अगर ये काम नहीं करोगे बच्चे तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ठीक है। और साथ ही साथ तुम्हें क्या करना है, अच्छा बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो कि या तो अभी भाग के आए होंगे अपनी कोचिंग से या भाग के जाने वाले होंगे, और कुछ तो ऐसे होंगे जो इसीलिए नहीं आए क्योंकि उनकी कोचिंग चल रही है। कोई बच्चा है ऐसा जो अभी स्कूल भी जा रहा है, कोचिंग भी पढ़ रहा है और अवंती में भी पढ़ रहा है? कौन है ऐसा, जरा मुझे बताएं। क्यों अनुष्का जी, आपको अवंती पे ट्रस्ट नहीं है? सोनी जी आप भी ऐसी हैं। बच्चे एक बात बताओ, तुम्हारा शेड्यूल कैसा होगा मैं बताऊं। सुबह तुम 6 बजे उठती होगी, 7 बजे के लगभग से रेडी होती हो। मैम कोचिंग पे तो नहीं जाते हैं, ओके जी। और उसके बाद 8 बजे पहुंचती होगी स्कूल, ठीक है। फिर स्कूल से 2 बजे तक स्कूल में अपना काम वाम किया, पढ़ाई लिखाई करी, आके 4 या 5 बजे से तुम्हारी कोचिंग स्टार्ट हो जाती होगी। यहाँ 6 बजे से तुम मेरे साथ पढ़ रही हो, ठीक है। कोई बात नहीं भैया, 6 बजे से हमारे साथ पढ़ रही हो। रात में अब जैसे जाओगी, इतने तुम में हिम्मत नहीं होगी कि तुम अपना जो काम है उसको दोबारा से देख सको। तुम क्या करोगी, डिनर करोगी और खा के सो जाओगी। खुद के लिए कब पढ़ोगे बच्चे? अभी जो तुम्हारा मेन काम है ना बच्चे, वो कम से कम, क्योंकि तुम ना अभी 11th क्लास में आए हो और दिमाग तुम्हारा एकदम फ्रेश है, ठीक है। तो जितनी चीजें एब्जॉर्ब कर सकते हो ना, ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या करो, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। तो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट जो अभी है ना बच्चे की, वो खुद के लिए 3 से 4 घंटे निकालो। और वो तीन, बिल्कुल सही साजिद दिया है, 100% एग्री विथ यू। जो वर्ड मैं बोलना चाह रही थी आपने मुझसे पहले ही बोल दिया कि सेल्फ स्टडी करो बच्चे। अगर तुमने खुद को 3 से 4 घंटे नहीं दिए ना, तो तुम जितनी बच्चे जितने, क्या बात है श्वेता जी, बिल्कुल सही, थैंक यू हम पे इतना ट्रेस करने के लिए। अभी जो बच्ची क्लास चली ना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमारे पास ना बहुत सारी स्लाइड्स हैं और मैं चाहती हूँ कि आज की क्लास में कम से कम 10-12 इंपॉर्टेंट स्लाइड्स तुमको शेयर कर दूं। अब तुम खुद सोचो, अगर मेरे पास सपोज कर लो ये 20 स्लाइड्स भी हैं, और 20 स्लाइड्स पे अगर मैं हर एक स्लाइड पे 5 मिनट भी बोलूंगी तो कितना हो गया, 20 × 5 कितना मिनट हो गया, 20 × 5 100 मिनट्स हो गए। और हमारी क्लास कितने की है, 60 मिनट की। उस पे जब तुम लोग 10 मिनट तक 5 मिनट तक आओगे नहीं, कितना बचा, 55 मिनट बचे। और उसके अलावा भी लास्ट के 5 मिनट में हमें क्या क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और वो भी करने हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट में मेरे को अपना काम करना है, जो कि मैं डिजर्व करती हूँ कि मुझे 100 मिनट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो क्या करो बच्चे, अपने लिए टाइम निकालो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ो, डाउट्स लेके आओ यहाँ पे। हाँ बच्चे, सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो तुमको अवंती से अभी सारी की सारी ई बुक्स मिल जाएंगी, रेफरेंस बुक्स मिल जाएंगी, रेगुलर तुम्हारे टेस्ट स्टार्ट होंगे, तुम्हारा टेस्ट का रिकॉर्ड भी आएगा। देखो मैं अभी से तुम्हें एक हिंट दे देती हूँ बहुत अच्छा वाला, कि जिन बच्चों के रेगुलर टेस्ट में ना मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे और वो जो पोल में अच्छे अच्छे सही सही आंसर दे रहे होंगे, उनको 1 महीने के अंदर ही इस चीज का फायदा भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को बहुत ही सीरियसली लो और बहुत अपना बैठ के पढ़ो। तुम्हारे पास सिर्फ एक बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है बच्चा जी पढ़ने के लिए कि चलो ठीक है अंजलि मैम ने कहा था तो 3 से 4 घंटे पढ़ना है, तो मैं अवंती की क्लास के बाद कुछ भी करके क्या करें, मैं सुबह 3 बजे उठूंगी और मैं 3 से 4 बायो पढ़ूंगी। तो बेटा बायो ही नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी है तुम्हारे पास, और हिंदी या इंग्लिश में से कोई तो सब्जेक्ट होंगे। बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो ध्यान तुम्हें उस पर भी देना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हारा जो मार्क्स को बैलेंस करने वाला काम करेगा वो वही सब्जेक्ट करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे खुद के लिए पढ़ो। और अब मैं क्या चाहती हूँ ना, अभी तो चलो तुम्हारे एग्जाम है इसलिए हम लोग फटाफट फटाफट दौड़ रहे हैं, बट लास्ट के 10 मिनट्स हम लोग रेगुलर 10 क्या 5 मिनट ले लेते हैं, 5 मिनट तो मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे देती हूँ गिफ्ट तुम्हारे लिए हमेशा के लिए, ठीक है। कि हमारी क्लास 5 मिनट एक्स्ट्रा रन करेगी हमेशा, कि तुम मेरे पास डाउट्स लेके आओगे। हर एक बच्चा अगर डाउट नहीं पूछेगा ना, तो मैं पर्टिकुलरली नाम ले लेके बच्चों से पूछूंगी कि बच्चे आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, या तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछो या फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं मैं जो आपको पॉइंट मैंने आपको समझाया कि आपको क्या आंसर पॉइंट्स पे लिखने हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी लिखते जाओ। मोनेरा का देखो अभी ना 1 मिनट के अंदर ही हमारी स्लाइड खत्म होने वाली है। मोनेरा में कैसे लिखोगे, ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, इसमें सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, पहला पॉइंट। प्रोक्रियोटिक है ये, दूसरा पॉइंट। कोई न्यूक्लियस नहीं है, तीसरा पॉइंट। डिफरेंट शेप्स प्रेजेंट है, हर एक की शेप बना दो। मैम जी ये रहा स्पेरिकल शेप और इसकी एग्जांपल है हमारा कोकाई। ये मैम है हमारा रॉड शेप बैक्टीरिया और इसका एग्जांपल है मैम बैसिलस। ये हमारा कॉमा शेप बैक्टीरिया और इसका एग्जांपल है मैम वाइब्रियो। और ये हमारा मैम स्पाइरल शेप बैक्टीरिया और इसका एग्जांपल है स्पाइरेला। और मैम ये रिप्रोड्यूस करते हैं फिजन से, और साथ में जब ये स्पोर फॉर्म कर लेते हैं जब भी कंडीशन अनफेवरेबल होती है। 1 मिनट से भी कम टाइम लगा, क्यों, क्योंकि हमने पॉइंट्स में पढ़ा, और ये पॉइंट्स अगर मैं पढ़ सकती हूँ बच्चा तो तुम भी पढ़ सकते हो, राइट। अब फिजन और फ्यूजन, फिजन और फ्यूजन सबको पता है, जल्दी से बता दो एक बार मुझे, फिजन और फ्यूजन क्या होता है, सबको पता है।
तुम लोग बोलते नहीं हो एक तो, चलो ठीक है, सबको पता है। फिजन का मतलब होता है कि हाँ डिवाइडिंग, और फ्यूजन का मतलब होता है कि दो चीजें आपस में फ्यूज करके एक पर्टिकुलर सेल बनाती हैं, जैसे कि हमारा जाइगोट। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि उनके फंक्शंस के बेसिस पे हमने क्या किया है, इनको डिवाइड कर दिया है। पहला है आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया के अंदर बच्चा 3 टाइप्स के आते हैं। कौन सी 3 क्लासेस हैं? पहला है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स हमारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं। सॉल्टी एरिया का मतलब क्या है कि उनका जो पीएच है वो कैसा है, एल्कलाइन है। एल्कलाइन पीएच का मतलब क्या हुआ, पीएच उसका कितना रह रहा होगा, क्या रेंज होगी पीएच की, जल्दी से बताओ, उन पीएच की रेंज क्या होगी? अबव 7। क्या बात है शगुन जी, जैसा आंसर मैं चाहती थी। अरे वाह, तुम सारे के सारे बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट हो। अभी मैंने लास्ट क्लास में पूछा था ना, तो पता है उन्होंने आंसर क्या दिया था, मैम 7 to 14 के बीच में होगी। मैंने कहा ये आंसर नहीं होता बेटा। आंसर देने का जो तरीका है आपको, कि आप बोलोगे कि उसका जो पीएच रेंज है वो हमारा 7 से ऊपर होगा, ठीक है। चलिए जी, बिल्कुल सही, जो ऐसा आंसर मैं चाहती थी आपने वैसा ही आंसर दिया। तो वो हमारे ऑर्गेनिज्म, वो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्या है, सॉल्टी एरिया में रहते हैं, जिनका पीएच जो है वो मोर देन 7 है, वो होते हैं हेलोफाइल्स। बिल्कुल क्लियर है। दूसरा है हमारा मिथैनोजेंस, साथ में यस भी लिखते जाओ, ठीक है। मिथैनोजेंस हमारे वो ऑर्गेनिज्म से बच्चे जो मार्शी एरिया में प्रेजेंट होते हैं। अब मार्शी एनवायरमेंट का मतलब क्या हुआ, मार्शी एनवायरमेंट का मतलब है कि वो बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीथेन का आपको पता है क्या बनता है, हमारा बायोगैस बनता है। तो मिथैनोजेंस बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है, रूमिनेंट्स के गट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा, थर्मल मतलब जो ठंड वाले जो कपड़े जैसे हम लोग पहनते हैं, तो ठंड का हमारा में हम लोग क्या चीज करते हैं, हाँ बिल्कुल सही, हॉट। जो कि हमारे हॉट एरियाज में रह रहे होंगे, हॉट चाहे आप ओशंस को ले लो, या फिर आप डेजर्ट्स को ले लो, या फिर आप वहां की सॉइल्स को ले लो। तो जो बैक्टीरिया हम जो हमारे थर्मो हॉट वाले टेम्परेचर में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल। फिर आ जाता है बच्चा यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया की कहानी क्या है, क्योंकि हमने तो अभी जस्ट पढ़ा था कि क्या कहानी थी, कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोई भी ट्रू न्यूक्लियस वाला बैक्टीरिया नहीं होता है। इसीलिए हम, क्योंकि ये क्लास क्या हमारी प्रोक्रियोटिक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, कि ये ट्रू बैक्टीरिया है। क्यों ट्रू बैक्टीरिया, क्या इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है? तो नहीं जी, इसमें न्यूक्लियस तो नहीं प्रेजेंट है, बट इनके पास क्या है, सेल वॉल है। और हमें पता है कि यहाँ पे सेल वॉल का स्पेसिफिक फीचर नहीं देखा गया था। और साथ ही साथ ये क्या है, मोटाइल ऑर्गेनिजम्स हैं, बिल्कुल सही। और फ्लैजेला भी इनमें प्रेजेंट है। अब हमने किस में पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे इसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, कि किस अकॉर्डिंग ये न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा बच्चा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बीजीए। इस पे एन नंबर ऑफ क्वेश्चन नीट में एन टाइम्स पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, हमारे साइनोबैक्टीरिया आते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया क्या है, हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी। इनकी स्पेशलिटी ये है कि देखो, आपको क्या बोला गया है, फोटोसिंथेटिक। इनमें क्या हो रहा होगा, कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, फोटोसिंथेसिस, है ना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी पिगमेंट चाहिए, क्लोरोफिल। जैसे ही हमने फोटोसिंथेसिस नाम सुना तो हमें पता चल गया कि क्लोरोफिल पिगमेंट तो होगी ही होगी, और साथ में और भी कोई पिगमेंट हो सकती है, जैसे कि हमारी कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। चलिए जी, अगले उस पे आ जाइए। अगला ये हमारा क्या है कि कीमोसिंथेटिक है। अब कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या हुआ, कि जो बैक्टीरिया हमारे उन एरियाज में प्रेजेंट है, सपोज कि जो हमारे फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज से पास में प्रेजेंट होती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, वहां की जो आपको पता है कि जो वेस्ट जहाँ का वहां पे उनका डिस्पोज होता होगा, वहां का जो सॉइल होता है ना, वो क्या हो जाती है, बिल्कुल भी बंजर हो जाती है, बिल्कुल ही बंजर हो जाती है, कि किसी काम की नहीं रह जाती। तो वहां पे क्या होता है ना, क्योंकि क्या है, वहां पे बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो इस वजह से क्या है कि वहां पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि अमोनिया, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को यूज करके अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक। की बिल्कुल सही, जो केमिकल से फूड बनाते हैं। खुशी राणा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। और वो केमिकल्स कौन से हैं, तो वो केमिकल्स हैं हमारे अमोनिया, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट। और हीटरोट्रॉपिक को तो आप सारे के सारे जानते ही हो, कि वो बैक्टीरिया जो हमारे किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। अब ये कौन से हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से फूड लें। नाइट्रोजन फिक्सर्स, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके उनसे फूड लें, जैसे कि प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स पे स्पेशली आता है, कर्ड की फॉर्मेशन में और एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन में। एडवांटेजेस के साथ साथ बच्चा इसमें क्या डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस इनका ये है कि ये क्या करते हैं, डिसीज फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं, किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स में। कौन से एग्जाम्पल है इनके, सिट्रस, कैंकर और टिटनस इनका एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ही सही। चलिए, ये प्रोटिस्टा का डायग्राम है, जो आपको अपने आप प्रैक्टिस करना है। समझाने वाला जब काम होगा, तब हम आपकी जो बड़ी क्लास चल रही होंगी उस टाइम पे बताएंगे। 1 मिनट के अंदर हमें ये वाला भी फटाफट से खत्म करना है। क्यों, हम प्रोटिस्टा पे आ गए हैं और हमें और भी सारी चीजें करनी है। कैसा है ये, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। क्या मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लिंक है किसके बीच में, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। तीसरा पार्ट हो गया।
यूकैरियोटिक है, ऑब्वियस है कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसलिए तुम लिख भी दो, एग्जामिनर को और क्लियर हो जाएगा। और इसमें क्या है, हमारी मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या क्या आते हैं, प्रोटोजोआ, स्लाइम माउल्स, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लेनॉइड जो है इनके बाकी के कुछ एग्जाम्पल्स है। हार्डली 1 मिनट लगा हमें ये स्लाइड कंप्लीट करने में। फटाफट से हम इसी स्पीड से क्या है, क्राइसोफाइट जो प्रोटिस्टा का सबसे पहला मेंबर है उसकी बात कर लेंगे। प्रोटिस्ट इसमें क्या आते हैं ना, इसमें बच्चे मोस्टली हमारे डायटम्स और डेस्मिड्स आते हैं। अब डायटम्स और डेस्मिड्स क्या है, आप कभी भी ना किसी भी नदी वदी में जाएंगे जो कि थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया के पास में है, तो वहां पे ये ना आपको बहुत ही जल्दी से मिल जाएंगे। इनका क्या होता है ना बच्चे, ये एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या मतलब मोस्टली जो ये डायटम्स होते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, बड़ी सुंदर से दिखते हैं जब आप इनको देखो। मतलब आप वैसे नेकेड आई से इनको नहीं देख सकते, बट आप ना इनको माइक्रोस्कोप से, जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होते हैं ना उनके में आराम से देख सकते हैं। ये इतने छुटकू से होते हैं और क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे पानी होता है ना उसी की तरह से। तो इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। और ये इतने फ्रीक्वेंट होते हैं ना, ऐसे 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 करके ऐसे इतनी जल्दी जल्दी मूवमेंट करते हैं, बहुत ही फास्ट, बहुत ही एक्टिव जैसे कहते हैं। बिल्कुल सही, सिंगल सेल एल्गी भी इसका एग्जाम्पल है। चलो जी आगे बढ़िए। डेस्मिड्स, जिनको हम क्या गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। अब ये कैसे हैं हमारी, पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि क्राइसोफाइट्स कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक है, और इनकी जो सेल वॉल है उसको क्या है वो कि वो हमें क्या बोलते हैं, टूट नहीं सकती, उसको हम तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं टूट सकती भाई, क्या वो ईंटें पत्थर बजरी बजरी की बनी हुई है भाई, उनको भी टूटने के सामान आते हैं। आपको पता है ना, कटर वटर आने लगे हैं, अब वो पूरा पूरा लिंटर विंटर काट देते हैं जी। यस, क्योंकि वो किसकी बनी है, जेली लाइक मटेरियल की बनी हुई, जो क्या है हमारा सिलिका, और सिलिका को तोड़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वो इतना क्या होता है, ग्लॉसी होता है, उसको आप तोड़ नहीं सकते हो। फिर देखिए बात क्या है, क्योंकि आप उसको हाथ में पकड़ी, जैसे कभी किसी ने मरकरी हाथ में पकड़ी है, मरकरी जो होता है, जो जैसे हम पारा कहते हैं, जो थर्मामीटर में होता है, किसी ने कभी किया ये, मैंने भी किया, मुझे पता नहीं क्यों बड़ा मजा आता है करने में, और तो करना नहीं चाहिए किसी को भी, बट क्या है वो आप कभी करके देखना, तो वो भी वैसे ही होती है। ठीक है, चलिए जी। अब इनके पास क्या है ना बच्चा, सेल वॉल है, कैसी, वो भी दो थिन लेयर वाली, कैसी, जैसे हमारा सोप नहीं होता है, जब हम सोप यूज करते हैं तो दूसरे वाले ढक्कन जो होता है उसके उसके ऊपर रख देते हैं, तो इसी हिसाब की ओवरलैपिंग शेल्स इनके पास प्रेजेंट होती है, जो कि क्या इनकी उसमें फिट हो जाते हैं, जिसमें ये ऑर्गेनिज्म। चलिए जी आगे बढ़िए। ये आ गया इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये क्या है, डायटोमियस अर्थ है। डायटोमियस अर्थ का मतलब होगा कि आपने ना बहुत सारे समुद्र के नीचे देखा होगा कि क्या होता है ना, पत्थर पे कुछ शाइनी शाइनी सा चीजें चिपकी होती हैं। ठीक है, वो क्या है हमारे, वही हमारे क्या है, डायटम्स हैं। उनकी जो सेल वॉल है ना वही, क्योंकि आपको पता है किसकी बनी है, सिलिका की, तो वो कैसी होगी, शाइनिंग वाली होगी। इसीलिए हम ना इसको अब जो है ना यूज करते हैं फिल्ट्रेशन और पॉलिशिंग के लिए भी। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब क्या है यहाँ पे हमारा आ जाता है ये, कि अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसका, क्या, डायनोफ्लैजिलेट्स का। को क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का हमने पहला कर लिया क्राइसोफाइट, दूसरा आ गया हमारा डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक है, मेराइन है, इनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। देखो बच्चे, यहीं से आप जो है ना डिफरेंसेस याद करते हुए जाओगे। पहला वाला जो हमने पढ़ा उसमें क्या था बच्चे, वो ट्रांसपेरेंट था, हमने नहीं पढ़ा कि उसमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, राइट। ये वाला बट जो है इसमें आप देख रहे हो कि इसमें वेरियस पिगमेंट प्रेजेंट है, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन। ठीक है, कितनी, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स हैं। तो इसका मतलब कैसे क्या होगा कि ये कलरफुल भी होंगे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कलर आता है बच्चे इसका रेड टाइड का। अभी तक आपने अगर शायद नहीं देखा होगा, वरना मुझे जहां तक लग रहा है, मतलब डोंट माइंड गर्ल्स, मैं खुद भी लड़की हूँ, बट बॉयज जो होते हैं ना इस चीज में थोड़े से क्रिएटिव होते हैं, उनको जो ना अनशन चीजें होती है ना, डिस्कवरी वो थोड़ा सा देखना बड़ा मजा आता है। तो उन लोगों ने तो शायद देखा हो कि बहुत सारी जो ऐसी नदियां होती हैं जिनका एक पर्टिकुलर एरिया जो है ना वो पूरा लाल हो गया होता है। ठीक है, अभी बता रहे बच्चे, मैं उस पर आई नहीं हूँ ना, तो थोड़ा सा वेट कर लो श्वेता। ठीक है, वो क्या होता है, पूरा रेड हो जाता है। तो वो क्यों रेड हो जाता है, क्योंकि वहां पे यही डायनोफ्लैजिलेट्स जो है वो बहुत ज्यादा नंबर में हो जाते हैं, तो वो क्या होने लगते हैं, वो फैलते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह से क्या होते हैं, फैलते हैं। तो इसी वजह से उनको हम क्या कहते हैं, रेड टाइड। आज के आज जाके ना आप इस वर्ड को गूगल करोगे। हाँ जी बिल्कुल सही, देखो जी हमारी खुशी जी ने आंसर भी बना दिया है, गोनियोलॉक्स का। ठीक है, इसको आप गूगल करोगे और देखोगे, इसका मतलब है लड़कियां पीछे नहीं है, वो भी देखती हैं। चलो जी वेरी गुड। फिर आता है हमारा स्ट्रिप सेलुलोज की इनकी सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल है, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि प्रोटिस्टा में सेल वॉल में भी प्रेजेंट। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो इनकी सेल वॉल है वो एकदम ठोस, स्टिफ मतलब कि एकदम ठोस सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज आप सबको पता है कि जिससे कौन बना होता है, जिससे हमारे प्लांट्स बने होते हैं, राइट। तो इनके पास भी उन्हीं की सेल वॉल है, देख रहे हो आप, ये एक कॉमन फीचर इसमें भी आने लगा। ठीक है, अब देखिए क्या, फिर क्या आ जाता है हमारा कि दे मल्टीप्लाई रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, रेड टाइड्स पड़ जाते हैं। वही जो मैंने आपको बताया कि रिवर का एक पार्ट जो है वो पूरा रेड कलर का हो जाता है इन्हीं के देन में, जिनमें आगा हमारा रेड कलर वाले
बैक्टीरिया प्रेजेंट है। बहुत सारे डायनोफ्लैजिलेट्स बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्या ब्लू ग्रीन लाइट को भी इमर्ज करते हैं, जैसे हमारा वो होता है ना जुगनू, आप सबने सुना होगा, जैसे हमारा क्या जुगनू होता है, तो उसमें क्या होते हैं लाइट जलती है, इनके में भी क्या होते हैं लाइट जल रही होती है, ठीक है। हाँ जी, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। चलो जी, फिर क्या है इन्हीं इसी वजह से, क्योंकि देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर लाइट जल रही है तो उसको हम क्या कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, मतलब कि लिविंग के अंदर लाइट। अब आ जाइए जी, जिसका आंसर आप में से शायद किसी ने नहीं दिया था, बट हाँ किसी ने नहीं दिया था, ठीक है। कौन सा पार्ट? यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स इनका थर्ड वाला पार्ट है। इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है फोटोसिंथेटिक है, फ्लैजिलेटेड है, मतलब कि इनका फ्लैजिला है। हाँ जी, यूग्लिना इसका एग्जाम्पल है। चलो फिर क्या है आपका कि ये ही हमारा ऐसा पार्ट है जो प्रोटिस्टा का, जो प्लांट और एनिमल का लिंक है, ठीक है। ये क्या है हमारा प्लांट और एनिमल्स का लिंक है। अब ये क्या स्लाइम माउथ बच्चे अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, कोई प्लीज मुझे यहाँ पे मैसेजेस मत करिए वरना मेरी आंखें इधर से इधर हो जाती है, ठीक है। चलिए जी, अब ये इनको प्लांट्स और एनिमल्स का हम लिंक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ना फोटोसिंथेसिस भी कर रही है, पहली पॉइंट, और इनमें सेल वॉल भी नहीं प्रेजेंट है। इस वाले में देखा था आपने क्या हो रहा था, डायनोफ्लैजिलेट्स को हम क्यों नहीं कहेंगे इसका लिंक, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। माना ये फोटोसिंथेसिस कर रही है बट यहाँ पे सेल वॉल भी प्रेजेंट है। बट एनिमल्स का फीचर क्या है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। क्या फीचर है एनिमल्स का? एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। चलिए जी, जस्ट 1 सेकेंड बच्चों। हाँ, सब कुछ स्क्रीन स्क्रून सब वेल विजिबल है हमारा? एक बार यस मैम फटाफट से टाइप कर दो प्लीज। हाँ जी मैम, शगुन, खुशी, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। चलो अब आगे पढ़ लो क्या है। चलिए रूबी, कुलसुम जी, थैंक यू बताने के लिए कि सब कुछ ठीक है सबके एंड से। हमने क्या पढ़ा कि इनके पास जो है क्या है, सेल वॉल नहीं है, बट इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, इनके पास सेल वॉल नहीं है बट एक पेलिकल की क्या है लेयर है। क्योंकि आपको पता है सेल वॉल किसका बना होता है, सेल वॉल बना होता है हमारा लिपिड्स का। सेल वॉल हमारा किसका बना होता है, लिपिड्स का, राइट। पता है ना आप सबको लिपिड्स क्या है, एक तरीके से हम लोग तो कार्बोहाइड्रेट का वो पढ़ेंगे तब। बट ये जो है पेलिकल बिल्कुल सही है, क्या है, प्रोटीन रिच लेयर है, ये प्रोटीन्स की बनी हुई है जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये फोटोसिंथेटिक है बट ये हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं। अगर इनको सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा जाएंगे। अब आ जाओ प्लाज्मोडियम में, सॉरी प्लाज्मोडियम में नहीं, स्लाइम माउल्ट्स पे, ठीक है, जो भी कोई बच्चा पूछ भी रहा था। स्लाइम माउल्ट्स क्या है, इनका सबसे पहला कैरेक्टर बच्चों की ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। सबसे पहली बात, सेप्रोफिटिक का मतलब सबको पता है, मेरे हिसाब से सबको पता होगा, पैरासिटिक सेप्रोफिटिक सबने पढ़ा होगा। कोई बच्चा जिसको इसका मतलब नहीं पता है? अच्छा तुम लोग बता ही दो, यस मैम लिखने से अच्छा बता दो कि सेप्रोफिटिक्स क्या होते हैं। बस निकिता झा को पता था यार, आई एम सरप्राइज सीरियसली। क्या बात है निकिता जी, अरे आ गए आ गए आ गए आ गए, फौज आ गई हमारी, बहुत सारों को पता था। चलो जी, निकिता बड़ा फर्स्ट तो है ही, ठीक है। चलो अब क्या है, ये सेप्रोफिटिक है। सेप्रोफिटिक मतलब कि जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करते हैं, पहला पॉइंट हो गया। फिर जो दूसरा पॉइंट है ना बच्चों, ये आ जाता है कि जब कंडीशंस फेवरेबल होती है, मतलब कि जब जो एनवायरमेंट है वो उनके अकॉर्डिंग सुटेबल वाला होता है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा होता है ना बच्चे, ये क्या कर लेते हैं, एक एग्रीगेट होने लगते हैं, एक साथ आने लगते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये क्या है, एक साथ एक छोटे छोटे, जैसे हम लोग वो नहीं करते हैं मोतियों को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम माउल्ट्स को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। और ये क्वेश्चन जो एग्जाम में ना बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज प्लाज्मोडियम, तो इट इज एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम माउल्ट्स विच दे फॉर्म अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब। तीसरी पॉइंट क्या आ जाता है कि अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे क्या होता है, तो यही जो हमारे स्लाइम माउल्ट्स बच्चे पड़े हुए हैं ना, ये क्या करते हैं ना, इनमें से कुछ सेल्स को क्या बना लेते हैं, एक टिप के फॉर्म में बना लेते हैं, ऐसे एक टिप की फॉर्म में बना लेते हैं, और इसके ऊपर हमारे स्पोर्स जो हैं वो लग जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए जी, नेक्स्ट क्या है, और ये तब तक हमारे रहेंगे जब तक कि एडवर्स कंडीशन, जब तक कंडीशन उनके फेवरेबल में नहीं आएगी, और जैसे कंडीशन उनके फेवरेबल में आ जाती है वैसे ये फिर से ऐसे पलट जाते हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब आ जाओ बच्चे, क्या हमारा जो थर्ड पार्ट है, बट इसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी लेके जाएंगे और जल्दी खत्म कर देंगे, क्योंकि ये खुशी इसमें क्या समझ में नहीं आया बच्चे। देखो ये क्या है कि आपके छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में पड़े रहते हैं। जब इनकी मतलब जब ये ग्रो करते हैं वो इस अकॉर्डिंग रहते हैं, बट जब इनकी अकॉर्डिंग कंडीशंस आ जाती है ना बच्चे, तो ये क्या हो जाते हैं ना, ऐसे करके एक ग्रुप बना लेते हैं। मतलब कि बहुत सारे जो आपके प्लाज्मोडियम है ऐसे करके एग्रीगेट हो जाते हैं। एग्रीगेट मतलब होता है का मतलब होता है इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पे।
अब ये कब होता है कंडीशन, जब ये क्या बोलते हैं इनके अकॉर्डिंग सब सारी कंडीशंस जो है इनके फेवर में चल रही होती है। बट कभी कभार क्या होता है ना, जब इनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर या प्रेशर या कुछ भी चीज या ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कुछ भी चेंज होता है ना, तो ये क्या कर देती है, इनमें से कुछ सेल्स होते हैं वो ना एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इसके ऊपर हमारे क्या आ जाते हैं, इसके ऊपर जो ये स्पोर्स हैं उनमें से कुछ सेल्स होते हैं जो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और कुछ सेल्स जो होते हैं वो इस पे क्या जाते हैं, स्पोर्स की फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ठीक है, और जब तक कि हमारी उनके पास जो ये एडवर्स कंडीशन चल रही होती है तब तक ये ऐसे ही रहेंगे और जैसे ही कंडीशन फिर से नॉर्मल हुई ये फिर से ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अब आई गेस आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि इससे ज्यादा टाइम में इस पे नहीं दे सकती। अब हमारे पास क्या है, 10 मिनट का ही टाइम रह गया है और हमें थोड़ा सा चीजें और करनी है। ठीक है, चलो हम आ जाते हैं बच्चों फंजाई पे। फंजाई क्या है हमारा, हीट्रोट्रॉपिक है, पहला पॉइंट, मतलब कि दूसरे पे डिपेंडेंट है कंप्लीटली खाने के लिए। और ये एब्जॉर्प्शन कैसे, न्यूट्रिएंट्स कैसे लेती है, एब्जॉर्प्शन वाले प्रोसेस से, कि वो जहां पे जिसके ऊपर भी ग्रो कर रही होती है, जिसको भी, मतलब फंजाई का बेसिक जो है ना, ये क्या कर देती है, ये किसी को भी ना रहने के लिए जगह दे देती है। ठीक है, और वो उसके बदले में क्या करता है, वो उसको खाना बना के देता है। ठीक है, तो यही क्या करती है, उसी से एब्जॉर्ब करके फूड को अपना गेन कर लेती है। अब तीसरा पॉइंट इसका क्या हो जाता है कि इनकी जो सेल वॉल, जो इनका स्टार कैरेक्टर है, अविकाश जी एक क्लास में इतना सारा चीजें पॉसिबल नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी हम पहले उसी पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, हाँ जी, उसको क्या करती है, होस्ट की तरह ट्रीट करती है। इनकी जो सेल वॉल है बच्चे, वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ये क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही, लाइकेंस में जो हो जाते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे वो वर्ड। ठीक है, ये क्या करती है, अच्छा कोई भी अभी थोड़ी देर के लिए मैसेज मत करो, बस 4 मिनट के अंदर ही हमारा ये खत्म हो जाएगा और 5 मिनट के अंदर जो मैं तुम्हें असेलुलर बॉडीज पढ़ाना चाहती हूँ वो खत्म हो जाएगा, एक एक मिनट के इसमें। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा है बच्चों, सेप्रोफिटिक है। ठीक है, और मैं पहले ये वाला पॉइंट बता रही थी कि इनकी सेल वॉल बनी होती है किसकी, काइटिन की, और कुछ कुछ की बनी होती है फंगल सेलुलोज की। ऑलराइट, फिर क्या हो रहा है हमारा, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, सेप्रोफिटिक, वही जो आपने भी बताया, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं। पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ये लिविंग पे भी हो सकते हैं। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसके बारे में अभी कोई भी ज्यादा मैसेज मत करो, नेक्स्ट स्लाइड में वो आ रहा है। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी ये शो करते हैं। इनका जो मेन फूड रिजर्व है वो है हमारा ग्लाइकोजन। क्या है हमारा, ग्लाइकोजन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन के। देखो इसमें ना तीनों फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। अगर जब आप इनकी ना रिप्रोडक्शन, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर सिर्फ क्वेश्चन पूछता है, राइट, डिस्कस द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई, तो आप यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। यहाँ का भी लिख दोगे तो वो मतलब बुरा नहीं मानेगा, उसको लगेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की हुई है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा तो आप एडिशनल चीजें लिख भी सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अगर टाइम है तो, हमेशा नहीं, वरना पहले अपना डायरेक्ट वाला आंसर पे आ जाओ। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, उसको एक्सप्लेन कर दो, कितने तीनों तरीके से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन से। फिजन आप सबको पता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो सकता है, कैसे, स्पोर के फॉर्मेशन से, जैसे कि कोनिडिया बनता है, जूस्पोर्स बनते हैं और हमारे स्पोरेंजियोफोर्स बनते हैं। तीसरा टाइप जो इनमें क्या है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है, जो कि हमारा ऊस्पोर, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स में के फॉर्म में बनते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज भी कहते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन हो जाए तो फंजाई की फ्रूटिंग बॉडीज क्या है, तो आप बताओगे एस्कोस्पोर, ऊस्पोर्स और बेसिडियोफोर्स आर कॉल्ड द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंजाई। अब देखो कहानी एक्चुअली क्या है ना, इसकी जो इंपॉर्टेंट वाली जो मैं पढ़ाना चाह रही थी पार्ट, वो है ये। जब हमारी बॉडी में सेल जब डिवाइड करता है तो पहले क्या होती है, हमारी कैरियोगैमी होती है। कैरियोगैमी का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। पहले हमारा जो है न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, उसके बाद हमारा जो सेल है वो डिवाइड होता है ना, हमारे साथ यही कहानी होती है। ठीक है, बट हमारा जो इसका है फंजाई, उसकी कहानी अलग है। पहले देखो हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसलिए साइटोकाइनेसिस बाद में होती है। बट इनके पास क्या प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। दो ये अगर हमारे सेल्स हैं तो पहले इनका प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज करेगा। बिल्कुल सही तनिष्का जी ने बताया कि पहले प्लाज्मोगेमी होगी, उसके बाद कैरियोगेमी होगी, उसके बाद क्या है, हमारे न्यूक्लियस बनेंगे। ठीक है, अब देखिए बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज की कहानी तो और भी अलग है, कि यहाँ पे पहले प्लाज्मोगेमी तो हो गई, बट उसके तुरंत बाद कैरियोगेमी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसी वजह से क्या हो जाता है ना, इसमें डाई कैरियॉन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब कि 2 अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस इसका है और दूसरा न्यूक्लियस इसका है, और ये दोनों के दोनों कहाँ आ गए, सेल में प्रेजेंट है। एक पर्टिकुलर सेल के अंदर क्या है, 2 अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बट जब हम आपको ना ये कराएंगे ना डाइकैरियोजेनेसिस, इतना मजा आएगा ना तुम्हें, बाय गॉड। ये मतलब ठीक है ना, फंजाई मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैंने ना, आपको पता है कि मैं पीएचडी की हुई हूँ और मैंने फंजाई पे ही पीएचडी की है। तो इसको तो मैं तुम्हें बहुत ही औसम तरीके से, जब हमारी बड़ी बड़ी क्लासेस चलेंगी ना, हमारे रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे, तब समझाऊंगी। तो एक सेल के अंदर क्या 2 डिफरेंट टाइप्स की न्यूक्लियर प्रेजेंट है। इनके
पोर फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम के बेसिस पे हमने इनको फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और यूट्रोमाइसिटीज में क्लासिफाई कर दिया। अब आ जाइए यहाँ के पे, जो कि आपकी एक अनदर इंपॉर्टेंट स्लाइड है फंजाई की, क्योंकि ना एग्जामिनर पूछता है राइट द एडवांटेजेस ऑफ फंजाई। तो एडवांटेजेस ऑफ फंजाई में आप क्या लिख दोगे, यही कि वो फर्मेंटेशन में यूज होते हैं, एग्जाम्पल ईस्ट, एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आते हैं, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, बहुत सारे डिसीजेस फैलाते हैं, एग्जाम्पल वीट रस्ट जो कि पक्सीनिया फैलाता है, पक्सीनिया एक फंजाई का नाम है, स्मट डिसीज फैलाता है जो कि अस्टिलैगो क्या नाम की एक फंजाई है वो फैलाता है, और जो सिम्बायोट जो जिसको बताने के लिए बहुत सारे के अंदर का जैसे ना कीड़ा काट रहा था, तो वो क्या है, पहला है हमारा लाइकेंस। अब लाइकेंस की कहानी किस पे आती है, लाइकेंस में तब आता है बच्चे, बिल्कुल सही, बहुत सारे मेडिसिनल पर्पस में वो यूज होता है, रामसागर जी सही बोल रहे हैं आप। लाइकेंस बेटा हमारा तब आता है जब फंजाई हमारा, छोटे छोटे में लिखेंगे हम, सॉरी, लाइकेंस हमारा तब बनता है बच्चे जब फंजाई हमारा किसके साथ, एल्गी के साथ म्यूचुअल एसोसिएशन बनाता है, कि वो एल्गी से बोलता है कि तुम मुझे फूड दो और मैं तुमको घर दूंगा, ठीक है, रहने के लिए जगह दूंगा। और माइकोराइजा के साथ क्या करता है, माइकोराइजा की कहानी तब आती है जब फंजाई ही हमारा प्लांट्स की रूट्स के साथ बनाता है, प्लांट्स की रूट्स के साथ जो लिंक बनाता है, तो उसके साथ भी कहानी इसको चाहिए सेम ही, कि ये बोलेगा तुम मुझे फूड दो और मैं तुमको रहने के लिए घर दूंगा, ठीक है। आपने वो रूट नोड्यूल्स वगैरह पढ़े होंगे जो राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो सब करते हैं उस टाइम पे इसके, हाँ, फाइकोबाइंट एंड माइकोबाइंट, क्या बात है बच्चे, निकिता जी अच्छे से पढ़ रहे हो आप। और दूसरा एग्जाम्पल कैसे, ब्रेड माउड, कभी आपने देखा ब्रेड के ऊपर फफूंदी आ जाती है, तो वो कौन सी फंगस है, राइजोपस है हमारी। फिर आ जाती है कि ये और भी बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि पैरासिटिक फंगस है, कौन, मस्टर्ड, मस्टर्ड की कौन सी है, एल्ब्यूको नाम की फंगस है। इनका बहुत सारा यूज होता है जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क में, उनमें कौन से आता है, न्यूरोस्पोरा। जब हम ना जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना, तो न्यूरोस्पोरा हमारा एक प्राइम वो है, फंगस है, जिसके ऊपर सारा का सारा काम होता है। फिर आ जाते हैं हमारे ट्रफल्स एंड मॉरेल्स। ट्रफल्स एंड मॉरेल्स क्या होते हैं, ट्रफल्स और मॉरेल्स हमारे ईडेबल फंगस हैं, ठीक है, इनको हम खा सकते हैं। उसके अलावा आता है बच्चे एगैरिकस, जो कि हमारा क्या है, ईडेबल भी है, बट किस काम के लिए आता है, लोगों को मारने के लिए, पॉइजनस स्पीसीज है ये, ठीक है। चलो जी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि प्लांटे और एनिमले हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांटे और एनिमले बहुत इजी है, और वो हम लोग का जो है नेक्स्ट चैप्टर भी वही है। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, असेलुलर ऑर्गेनिजम्स। असेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अच्छा कोई मुझे बताएगा कौन कौन से असेलुलर ऑर्गेनिजम्स मैंने स्टार्टिंग में बनाए थे। ओके जी, मैं स्लाइड्स में ऐड करवा दूंगी लास्ट में, एक बार फिर से मुझे लास्ट में बता देना कि किस किस का ऐड करवाना है, तो वो मैं खुद, मुझे ही खुद से करना है, तुमने क्या ऐड करवाना है, ठीक है। चलो कौन कौन बता रहा है आंसर, वायरस और वायरॉइड, तीसरा प्रियॉन्स निकिता जी ने, चौथा लास्ट बता दो, अभी जस्ट बताया वो मैंने, लाइकेंस, राम सागर जी ने ही आंसर बताए हैं हमारे बहुत सारे। चलो लास्ट है हमारा लाइकेंस। चलो वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले फटाक से, ठीक है। डिमित्री इवानोविस्की नाम के हमारे एक साइंटिस्ट से, सबसे पहले उन्होंने जो ये नाम है वायरस वो दिया था, कहाँ से दिया था, कॉजल ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म को जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी फैला रहा था, जिसे कह रहे थे उस टाइम पे, मतलब ये बहुत चली थी, टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है। अब तो क्या बोलते हैं, इनके सबके वो आ गए हैं कि जिस तरीके से हम इसको बचा सकते हैं अपनी फंगस को, जैसे हम एंटी फंगल कहते हैं। उसके बाद आए थे हमारे बैजरनिक जी। बैजरनिक जी जो थे, उन्होंने देखा कि ये ना कोई फ्लूइड है जो कि ये इसमें डिसीज फैला रहा है, जो कि टोबैको में क्या है, डिसीज फैला रहा है, और उन्होंने उस लिक्विड का नाम दिया क्या, कॉन्टैगियम वाइवम फ्लूइडियम। समझ में आया बिल्कुल। और तीसरे थे हमारे स्टैनले जी, जिन्होंने क्या किया, टीएमबी को क्रिस्टलाइज किया था सबसे पहली बार, ठीक है। ये तीनों चीजें क्लियर हुई आप लोगों को, बिल्कुल जल्दी से बता दो यस मैम करके, क्योंकि 2-3 टॉपिक हमारे और रह गए छोटे छोटे, फिर हम उनको खत्म करें। बिल्कुल क्लियर हुआ, किसने क्या दिया था, चलो जी, खुशी ने बोल दिया क्लियर हुआ है, तो हमने, मैंने मान लिया कि हाँ जी क्लियर हो गया। वायरसेस के बारे में थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे, बिकॉज आज के जो हमारे एमसीक्यू हैं वो इसी पे, आंख कान नाक सारे के सारे खोल के बैठेंगे, बता रही हूँ, किसी ने भी गलत आंसर दिया ना तो वो उसकी पिटाई होगी बहुत। चलो वायरसेस का पहली बात क्या आ गया, हमने क्या पढ़ा, असेलुलर है, पॉइंट्स में ही हमने पढ़ना है, असेलुलर है, हम उसी में पढ़ रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड कोर इसमें कौन सा है, चाहे डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। इनकी स्पेशलिटी क्या है ना, कि चाहे न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो, चाहे हमारा आरएनए हो, कुछ ज्यादा जी जैसा बन गया ना, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, बट उसके बाहर एक प्रोटीन की कोट जरूर होगी, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। अब ये कैसे हैं, ये हमारे ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है, जल्दी से बताओ, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है, और दूसरा टाइप ऑफ पैरासाइट कौन है, एक अगर हमारा पैरासाइट ऑब्लिगेट है, दूसरा कौन सा है,
अच्छा, पैरासाइट का मतलब बता दो, पैरासाइट का मतलब होता है, बिल्कुल सही, फुल्ली डिपेंडेंट किस पे? निकिता इनकम्प्लीट आंसर मत दो बेटा, आपने सही आंसर दिया, बट फुल्ली डिपेंडेंट किस पे होगा? लिविंग पे। हाँ जी, जब तक कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग है वो पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट है। और फैकल्टेटिव का मतलब ये है कि वो पहले तो वैसे लिविंग में है, बट अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो वो क्या हो जाएगा, डेड पे भी फीड्स कर सकता है, डेड ऑर्गेनिजम्स को भी खा सकता है, इसीलिए हम उनको कहते हैं फैकल्टेटिव, जिसे हम फॉल्स भी कहते हैं। ठीक है, फॉल्स पैरासाइट्स। चलिए जी, इसके एग्जाम्पल क्या है, ये बहुत सारी डिसीज फैलाते हैं, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, जैसे कॉमन कोल्ड, एड्स, पोलियो, मम्स, मीजल्स और चिकन पॉक्स। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा वायरसेस, जो हमारे इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को। वो कैसे होते हैं, वो हमारे बच्चे होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड। और जो हमारे बैक्टीरियो फेज में जो वायरसेस प्रेजेंट होते हैं, इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कैसे होते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं किसकी कहानी पे, वायरॉइड्स पे। यही दोनों टॉपिक जो थे वो जो मैं आपको पढ़ाना चाह रही थी। ठीक है, वायराइड्स कौन से हैं? हमारे सबसे स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट है। और सारे के सारे बच्चे ध्यान से देख लो पहले कि इसका क्या लिखा हुआ है। इसमें हमारी प्रोटीन कोट नहीं होती है, यही इनका मेजर डिफरेंस है कि वायराइड्स में प्रोटीन कोट नहीं होती। अभी तुमने जस्ट वायरस में पढ़ा कि उसमें डीएनए, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल कोई भी हो सकता है, बट उसकी स्पेशलिटी क्या थी, उसके पास एक प्रोटीन कोट थी। बट यहाँ पे प्रोटीन कोट जो है वो कंप्लीटली गायब है। डीनर जी एक साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि वायराइड एक ऐसे पॉजिटिव एजेंट्स हैं, और किसमें स्टडी की थी? बिल्कुल सही, ठीक है, पोटैटो स्पिंडल, उसमें क्या बोलते हैं, पोटैटो स्पिंडल में उन्होंने पढ़ा था कि उसमें क्या था, फ्री आरएनए प्रेजेंट था। क्या था? फ्री आरएनए। होश में रहना बिल्कुल सारे के सारे। एक हिंट भी है कि क्वेश्चन जो है वो इसी से आएगा। चलो, फिर आता है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स में क्या हो रहा है बच्चे, कि इसमें क्या आ रहा है, अभी पहले वाले में क्या आया कि डीएनए भी था, वायरस में आरएनए भी था और प्रोटीन भी था। यहाँ वाले पे क्या गायब हो गई? प्रोटीन गायब हो गया। इस वाले में क्या हो गया कि आरएनए और डीएनए गायब हो गए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रह गए फोल्डेड प्रोटीन। और फोल्डेड प्रोटीन वो भी कैसे? एक जैसे साइज के। ठीक है, इनके जो वायरस होते हैं हैव अ सिमिलर साइज। इनका कैसा साइज होता है प्रियॉन्स का? जैसा कि हमारा वायरसेस का साइज होता है। अब देखो बच्चों जी, ये प्रोटीन्स है क्या? प्रोटीन्स क्या है हमारे? जैसे नॉर्मल एक प्रोटीन होगा वो ऐसे करके होगा, ठीक है, बट जो हमारे अगर मिस फोल्डेड प्रोटीन होगा ना, वो कैसा हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, कि उसमें मिस फोल्डिंग आ गई है। अब ये मिस फोल्डेड प्रोटीन में इतनी कैपेबिलिटी है बेटा कि वो क्या कर सकता है, इस प्रोटीन को भी खराब कर सकता है। ठीक है, आपको पता है ना, प्रोटीन ही सारी की सारी चीजों को रन कर रहे होते हैं। तो वही चीजें मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये क्या करते हैं कि नॉर्मल प्रोटीन को भी ये बीमारी फैला देते हैं और उनको भी मिस फोल्डेड बना देते हैं अपने तरीके से। अब देखो क्या आ जाता है, ये बहुत सारी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस भी फैलाते हैं, जैसे कि हमारी बीएससी, जिसे हम बोवेन स्पॉन्जिफोरम इंसेफेलोपैथी कहते हैं, जो कि कैटल्स में कॉमनली पाई जाती है। और फिर आ जाता है सीआर जैकोब, जो कि हमारी ह्यूमंस में मिलती है। ठीक है, फिर आ जाता है बच्चा हमारा क्या, लाइकेंस, जो अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं और जिसका एग्जाम्पल आप लोगों ने मुझे दोनों ने का बताया था, फाइकोबाइंड्स और माइकोबाइंड्स, कि जब हमारा म्यूचुअल एसोसिएशन होता है एल्गी का और फंजाई का, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, अगर एल्गी से है तो उसे कहते हैं फाइकोबाइंड, और अगर फंजाई से है तो उसे कहते हैं माइकोबाइंड। और ये कैसे होते हैं बच्चे? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि खाना प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फंगस को आपको पता है क्या, खाना बनाना नहीं आता है। वो क्या दे सकती है? उसे प्रोटेक्शन दे सकती है और घर दे सकती है। यही चीज मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताई थी। प्रोटेक्शन वाला वर्ड जो था मेरे से मिस हो गया था। मैंने तुमसे क्या कहा था, वो उसको बोलता है कि तुम मुझे खाना दो और मैं तुम्हें घर दूंगा। ठीक है, यही वाला काम क्या है, वो इसी तरीके से इससे एसोसिएशन बनाती है। लाइकेंस आपको पता है, देखो ये एक लाइकेंस का ना बहुत ही की फीचर है जिसे कहते हैं, और इससे ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि लाइकेंस कभी भी उन जगह पे नहीं प्रेजेंट होते हैं जहां पे पॉल्यूशन हो। जहां पे पॉल्यूशन हो, अगर किसी एरिया में लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो एकदम पॉल्यूशन फ्री जगह है, वहां पे 0% है हमारा पॉल्यूशन का। चलो जी, फटाफट से आ जाओ हमारे इस वाले पहले राउंड ऑफ क्वेश्चंस में, और ये रहा आपका पोल। और कोई भी बच्चे ने अगर गलत आंसर दिया ना तो बता रही हूं मैं उसे। चलो फटाफट, पहला क्वेश्चन है और ये हुआ हमारा पोल लॉन्च। चलो जी, फटाफट से आंसर बताइए। पोल सबको यूज करना तो आता है ना, सबके में विजिबल भी है। अभी जस्ट आंसर बताया, हाँ चलो ठीक, शुक्र है कुछ ने तो आंसर सही दिया। बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही, क्या बात है, खुश कर दिया मुझे। चलो, दो ही बच्चों ने सिर्फ क्या है, गलत आंसर दिया है, उसके अलावा आधे से ज्यादा जनता ने हमारी आंसर बिल्कुल सही दिया है। भाई जी, अगर ओ प्रियंका, श्वेता, पिंकी जी, दिस इज कॉल्ड चीटिंग। यहाँ पे आंसर देना इज नॉट एट ऑल अलाउड।
ठीक है, आपको आंसर बेटा पोल में देना है। पोल नहीं आ रहा है तो आप आंसर तब जो जब क्या बोलते हैं आपके बाकी संगी साथी जो है वो आंसर दे चुके हो। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाओ। अब ये पोल मैंने कर दिया, पोल में दिया था तो बेटा पोल में दिया था तो यहाँ पे क्यों बता दिया आपने। चलो फर्स्ट वाला पोल कर दिया हमने एंड, बिकॉज सबने आंसर जिसको जिसको आता था उन्होंने दे दिया है। अब आ जाओ हमारा नेक्स्ट पोल के पे। ठीक है, नेक्स्ट पोल के लिए क्वेश्चन रहा ये। अब फटाफट से इसका भी आंसर बता दो। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। क्वेश्चन विजिबल है सबको। मैं देखो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि हाँ ये आंसर आप लोग बिल्कुल सही दोगे, बट क्या पता तुमने कहीं और से पढ़ा हो, क्योंकि तुम्हारे में आधी जनता तो वैसे भी है ना जिसमें क्या बोलते हैं कोचिंग वाले हैं। पोल सबको विजिबल है प्लीज। निकिता जी आपने आंसर सही दिया है बट आप आंसर यहाँ नहीं दोगे बेटा, आपको आंसर पोल में ही देना है। निकिता कृष्णा प्लीज पोल में आंसर कीजिए, यहाँ पे आंसर कोई नहीं करेगा। ठीक है, आप लोग बहुत सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। देखो आपकी वजह से और बच्चों ने भी आंसर यहाँ पे दिए हैं बेटा, बट ये काम मत करो ना। मैंने आपको क्या समझाया है, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो बट चीटिंग मत करवाओ उनको, है ना। चलिए जी, अब हमारा ये पोल हो जाता है एंड। निकिता मैंने पोल दे दिया था। पोल निकिता आपने ओरिएंटेशन सेशन अटेंड नहीं किया था बेटा। नहीं किया था इसीलिए तुम पूछ रही हो पोल। पोल क्या होता है ना बच्चे, आपके फोन में ना सबसे लास्ट में 3 डॉट्स तुम्हें दिखाई दे रही होंगी। फोन में एकदम एंड में देख रही होगी ना, सबसे 3 डॉट्स दिखाई पड़ रही होंगी। ठीक है, अविकाश जी क्वेश्चन तो सामने है, कहाँ देख रहे हैं आप। 3 डॉट्स को जैसे ही आप टच करोगे उसमें निकिता जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसा करो। उन लास्ट के 3 डॉट्स को राइट हैंड साइड में जो दिख रही है नीचे साइड में, हाँ 3 डॉट्स को टच करो। फिर एक्टिविटीज को जैसे ही टच करोगी ना तो सबको सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा पोल एक्टिव है। थैंक यू तनिष्का हेल्प करने के लिए। चलिए, अब जिन बच्चों को जो थोड़ा बहुत सा डाउट रह गया है बस वही बच्चे क्लास में रहेंगे, बाकी सारे के सारे बच्चे भागो, गुड नाइट। जिनको कुछ भी पूछना है, कोई डाउट कहीं से कुछ नहीं आ रहा है, बस वो बच्चे अब मेरी क्लास में रहेंगे। बाकी सबके लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू ऑन ट्यूजडे, बाय। और सब टाइम पे आएंगे प्लीज। मीना सोनी जी नोट्स आपको कल के कल प्रोवाइड हो जाएंगे, डोंट वरी। मैम भगा रही हैं हमें, नहीं नहीं बच्चे कहाँ भगा रही हो तुम्हें, तुम्हें कह रही हूँ जाओ रेस्ट करो, सुबह के थके हुए हो गए। स्लाइड रिपीट, कौन सी स्लाइड रिपीट करनी है कृष्णा। पलक गुप्ता जी इतने सारे क्वेश्चंस अभी से मत पूछिए, जब आप क्या बोलते हैं हम लोग इसका चैप्टर को बड़ा से पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये क्या था स्पीड अप वाला क्वेश्चन वो था सेशन, तो इसलिए हमने क्या किया था बहुत ही स्लो स्लो पढ़ा था। इस मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा था, वरना जब हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे ना तो आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा अभी किसी ने जो क्वेश्चन पूछा था, एक सेकंड के लिए मुझे उसकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। मुझे जहां तक समझ में आया था आपने क्या मोनेरा का पूछा था ना, इसने क्या पूछा था, मोनेरा का पूछा था ना। प्लीज एक बार मुझे फिर से बताओगे बिकॉज मैसेज वो ऊपर चला गया है। मोनेरा का एक बार ये स्लाइड देख लो फटाफट, यही वाली स्लाइड थी मोनेरा का। इसमें आपको समझ में क्या नहीं आया है, क्या नाम है कृष्णा जी। आर्की बैक्टीरिया को मैंने आपको क्या बताया, 3 पार्ट में हमने पढ़ा था इसे, सॉल्टी वाले में, मार्शी वाले में, हॉट स्प्रिंग्स में। जो हमारे आर्की बैक्टीरिया हाई सॉल्ट वाले एल्कलाइन वाले पीएच वाले एनवायरमेंट में रह रहे हैं, चाहे वो पानी में हो चाहे वो सॉइल में हो, तो उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइल्स। जो हमारे मार्शी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं मिथेनोजेंस। मार्शी एरियाज का मतलब होता है जो मीथेन प्रोड्यूस करने में जो बैक्टीरिया हमारी मदद करेंगे, जिनको हम यूज करेंगे। फिर आ जाता है बच्चों थर्मो एसिडोफाइल, वो बैक्टीरिया जो कि अच्छा स्विच ऑफ हो गया था, कोई बात नहीं कृष्णा। थर्मो एसिडोफाइल जो कि आपके क्या हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होंगे। हॉट स्प्रिंग मतलब जहां टेम्परेचर बहुत हाई होगा। ठीक है, हाँ जी, ब्रुफल्स इज ऑल्सो एन एडिबल फंजाई। मिथेनोजेंस जो बेसिकली बच्चे होते हैं ना वो किसमें आते हैं, हमारे गट्स ऑफ रिमिनेंट्स में होते हैं। कहाँ होते हैं हमारे
र्यूमिनेंट्स की गट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। तो इन शॉर्ट वो क्या करते हैं, बायोगैस का भी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। यू बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि वो क्या है। हम लोग बच्चे कौन सा पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इसको क्या, हम लोग ने पढ़ा है ये मोनेरा के अंदर। आपको पता है कि मोनेरा में क्या है, मोनेरा हमारा क्या है, प्रोक्रियोटिक है। तो उसमें ट्रू बैक्टीरिया होने का सेंस नहीं है, क्योंकि ट्रू बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि उसमें न्यूक्लियस हो। तो यहाँ न्यूक्लियस तो नहीं है, बट एक सेल वॉल है, और सेल वॉल का होना किसका फीचर है, सेल वॉल के होना का मतलब है कि वो यूक्रियोटिक का फीचर है। बस इतना ही था इसमें। चलिए बाकी सारे के सारे बाय, थैंक, इट्स ओके कृष्णा, दैट्स माय ड्यूटी टू हेल्प यू आउट। गुड इवनिंग जी, गुड नाइट। नोट्स प्रोवाइड होंगे आपको, बहुत सारी बुक्स भी प्रोवाइड होंगी, मतलब ऑनलाइन ही, और बहुत सारे आपको पेपर्स वेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे कि आप बैठ के आराम से सॉल्व करो अपने घर पे। ऑल यू नीड टू डू इज कि आपको बस पढ़ाई करनी है। रिकॉर्डिंग भी मिलेगी कृष्णा आपको, सब मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा, सबका सब मिलेगा, सबका लिंक मिलेगा। चलो थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।